शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं होटल द ब्रीज, बोडो न्यू कार्नल स्कूल के निकट ससांग बेड़ा गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपकी खूबसूरती को लगाएं चार चांद। खूबसूरत फैशन, मकतपुर चौक, गिरिडीह। सरिया के पोटमा गांव में कुएं में गिरकर विवाहिता की मौत, पड़ताल में जुटी पुलिस। व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन, 10 पीठों के जरिए 925 मामलों का किया गया निष्पादन। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन ने स्थापना दिवस पर किए कार्यक्रम, पौधारोपण, रक्तदान शिविर का किया आयोजन। गांवा में कुत्तों का आतंक, 8 को किया जख्मी, एक महिला की स्थिति गंभीर। और भेलवा घाटी नरसंहार के 16 साल बीत जाने के बाद भी हादसे का ख्याल आते ही लोगों के खड़े हो जाते हैं रोंगटे। बुनियादी सुविधाओं से आज भी वंचित है गांव। गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र स्थित पोटमा गांव में शनिवार की अहले सुबह कुएं में गिरकर एक विवाहिता की मौत हो गई। मृतका अशोक रविदास की 26 वर्षीय पत्नी डॉली देवी थी। घटना की सूचना मिलने पर सरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से शव को कुएं से बाहर निकाला। बताया जाता है कि मृतका सुबह शौच के लिए निकली थी। इसके बाद जब देर तक वो वापस नहीं लौटी तो बच्चे मां को ढूंढने लगे। इसी दौरान ग्रामीणों की नजर कुएं में तैरते शव पर पड़ी। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतका का पति अशोक रविदास आंध्र प्रदेश में मजदूरी का काम करता है, वहीं उसके सास ससुर भी अन्यत्र रहते हैं। मृतका डॉली अपने छोटे छोटे 2 बच्चों के साथ घर पर अकेली रहती थी। मृतका का मायके हजारीबाग जिला के बरही थाना क्षेत्र में है, जहां से लोग पहुंच चुके थे। घटना को लेकर सरिया थाना प्रभारी प्रेम कुमार ने बताया कि शव को अंत परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। अब तक कोई शिकायत नहीं मिली है। अगर आवेदन मिलता है तो जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली एवं झालसा रांची के निर्देशानुसार शनिवार को गिरिडीह व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय कुमारी रंजना अस्थाना, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम राम बाबू गुप्ता, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय कुमार दिनेश के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह वीना मिश्रा ने कहा कि कोविड-19 रूपी इस वैश्विक महामारी के संकट काल में आम जन एवं पक्षकारों को लाभ प्रदान करने हेतु नालसा नई दिल्ली के निर्देश पर पूरे देश में आज के दिन राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन वर्चुअल तथा हाइब्रिड मोड में किया जा रहा है। झालसा रांची के द्वारा झारखंड राज्य के सभी न्यायालयों में लंबित एवं प्री लिटिगेशन मामलों का निष्पादन इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किया जा रहा है। इस प्रकार के आयोजनों से पक्षकारों को अपने मामलों में त्वरित निष्पादन का लाभ तो मिलता ही है, साथ ही साथ न्यायालय का बोझ भी कम होता है।
राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलहान या आपराधिक मामलों, सिविल मामलों, बैंक मामलों, वाहन दुर्घटना वाद से संबंधित मामलों, बिजली वन विभाग, उत्पाद मापतोल, खाद्य सुरक्षा इत्यादि विभागों से संबंधित मामलों का निष्पादन लोक अदालतों के माध्यम से होने से आमजनों को काफी राहत मिलता है। लोक अदालत में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा के द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना वाद के 2 विभिन्न दावाकर्ताओं को 7 लाख रुपए की राशि का चेक वितरित किया गया। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के निर्देश पर कुल 10 पीठों का गठन किया गया था, जिसमें सभी पीठों के पीठासीन पदाधिकारियों ने इस राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन अपने अपने पीठों में आवंटित मामलों को निष्पादित किया। राष्ट्रीय लोक अदालत में खबर लिखे जाने तक कुल 925 मामलों का निष्पादन किया जा चुका था, जिसमें 2 करोड़ 5 लाख रुपए की राशि संबंधित पक्षकारों को तथा राजस्व के रूप में प्राप्त हुआ है। माननीय जिलाध्यक्ष प्रथम महोदय, माननीय पिछले राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसे निवेदन है कि एक जगह भीड़ न लगाकर बैंक में हम लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना है, इसका भी ख्याल हम सबको रखना है। सारे मेंबर्स एवं उपस्थित या सारे लेटेंट्स माननीय लालसा के निर्देश पर, माननीय लालसा के निर्देश पर हम लोगों ने ये दूसरा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया है और हमारे अधिकारियों ने इस लोक अदालत के लिए काफ़ी मदद की है। करीब 5,500 नोटिस इशू किया गया और ऑलमोस्ट सभी में ही सर्विस रिपोर्ट भी आ गई है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये राष्ट्रीय लोक अदालत बहुत सारे कीर्तिमान को तोड़ते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे और सारे लिटिगेंट्स को फायदा पहुँचेगा। अधिक से अधिक सुलझी होंगे एवं आशा और विश्वास है कि सभी विद्वान अधिवक्तागण सह यहाँ के पदाधिकारी, अध्यक्ष और सचिव महोदय का सहयोग भी पूर्णतः प्राप्त होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वादी को विराम देता हूँ। जय हिंद। केवल इतना बात जरूर आपको बताना चाहता हूँ कि आज की इस लोक अदालत में 2 चीजें जो मैंने महसूस किया है वो ये कि बार और बेंच दोनों इस मामले में कितने गंभीर हैं। इस न्यायमंडल से जिन लोगों का रिश्ता रहा है वो तमाम सारे लोग जानते हैं कि इस न्यायमंडल में हमारे अधिकांश अधिकारी वो अपने नए स्थान पर उनको जाना है। 15 तारीख को उनको वहां अपना कार्यभार ग्रहण करना है और आज 11 तारीख है। अमूमन जब आदमी कहीं से विदा होता है, दूसरे स्थान पे जाते हैं, सरकारी सेवा में जो लोग हैं, न्यायिक सेवा में जो लोग हैं, तो उनकी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज रहता है जो उस समय आदमी को अपना करना पड़ता है। इसके बाद भी मैं देख रहा हूँ वैसे तमाम अधिकारी जो यहाँ से स्थानांतरित होकर के दूसरे स्थान पर उनको योगदान देना है, उसी ऊर्जा के साथ, उसी उत्साह के साथ, उसी भाव के साथ यहाँ सारे लोग उपस्थित हैं। मैं गिरिडीह अधिवक्ता संघ की ओर से उनका अभिनंदन भी करता हूँ, उनके प्रति शुभकामना भी देना चाहता हूँ। भेलवा घाटी नरसंहार के 16 साल बीत जाने के बाद भी आज के दिन उस हादसे का ख्याल आते ही लोगों की रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस घटना को लोग आज तक नहीं भूल पाए हैं। जब जब यह तारीख आती है लोगों के दिलों को झकझोर कर रख देती है। आज के ही दिन 11 सितंबर 2005 को नरसंहार किया था। माओवादियों ने 17 ग्रामीणों को मौत के घाट उतारने के साथ विस्फोट कर आवास व विद्यालय भवन उड़ा दिया था।
ग्रामीणों का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के आह्वान पर ग्राम रक्षा दल का गठन किया था। दुख की बात यह है कि भेलवा घाटी गांव के लोग आज भी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। गांव में अब तक पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की जा सकी। बताते चले कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भेलवा घाटी गांव में ग्राम रक्षा दल का गठन कर उग्रवादियों के खिलाफ ग्रामीणों को गोलबंद किया था, जिसमें लोगों को लाठी और टॉर्च के साथ अखिल भारतीय मजदूर सेवा संघ व राष्ट्रीय ग्राम रक्षा दल का परिचय पत्र दिया गया था। उसके बाद उक्त घटना को अंजाम दिया था। नरसंहार में मारे गए लोगों के आश्रित गफूर मियां, सलामत मियां, सरफराज अंसारी आदि ने बताया कि सरकार ने भेलवा घाटी में थाना, आवागमन के लिए सड़क और पुल बनवाने के अलावा मृतकों के आश्रितों को 2.5 लाख मुआवजा व सरकारी नौकरी देने, मंसूर मियां के क्षतिग्रस्त मकान का मुआवजा, इंदिरा आवास देने, भेलवा घाटी को आदर्श गांव बनवाने एवं बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने आदि घोषणाएं की थी। भेलवा घाटी में थाना तो बन गया, सड़क व पुल का निर्माण भी हो गया। मृतकों के परिवार को सरकारी नौकरी और 1 लाख रुपया मुआवजा भी मिल गया। साथ ही बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा दिलाने की व्यवस्था हो पाई। साथ ही 1.5 लाख रुपए का मुआवजा आज बकाया है। गांव में पेयजल की घोर किल्लत रहती है, जिसकी उपाय नहीं हो पा रही है। कुआं सूख जाता है, चापाकल का पानी खराब आता है। लोगों ने गांव में डीप बोरिंग कर पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है। उस दिन से 2.5 लाख का मुआवजा किया था सरकार, 1 लाख में तत्काल मिला, 1.5 लाख बकाया है। आम लोगों को भी 1 लाख मिला, लेकिन यहाँ के ग्राम रक्षा दल में बनाया गया था बाबूलाल मरांडी, जो कि आज तक 1 लाख बकाया है और आज तक नहीं मिला। दुकान का भी नहीं मिला और दुकान का तो मकान का भी घोषणा किया था, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं। आश्रितों को नौकरी मिल गई? आश्रितों को नौकरी मिल गई। मकान और दुकान का कोई राशि नहीं मिली? कोई राशि नहीं मिला। पारिवारिक लाभ सबको मिल रहा है क्या? नहीं, पेंशन हुआ है, लेकिन इंदिरा आवास कहा गया था, लेकिन वो भी किन्हीं को मिला, किन्हीं को भी बाकी आया। पानी की सुविधा? पानी की बिल्कुल सुविधा नहीं है। यहाँ पानी की हर तरह से परेशान है। चापाकल में पानी अच्छा लगता नहीं, पीने में भी अच्छा नहीं लगता है, तो पानी से हम लोग को कोई सुविधा नहीं है। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को माहुरी छात्रावास में ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स का स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गिरिडीह विधायक सुदेव्य कुमार शरीक हुए। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने सबसे पहले मोहरी छात्रावास में वृक्षारोपण का कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। बाद में मोहरी छात्रावास में ब्लड डोनेशन कैंप में एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने रक्तदान किया। इधर स्थापना दिवस के मौके पर ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्यों ने वृद्धा आश्रम पहुंचकर बुजुर्गों को भोजन भी करवाया। जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशल का सामना करके भी हमें निरंतर अपने प्रयास में लगे रहना चाहिए। चंद शब्दों के साथ थोड़ा सा पीछे आ रही है। अभी यहाँ पर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए भारत माता की, माँ मथुरा सिनी की, कुल देवी माँ मथुरा सिनी की। डिस्ट्रिक्ट गिरिडीह के अध्यक्ष अरविंद जी से काम करना आवश्यक है। मुझको ऐसा लगता है
इस भवन में सामाजिक कार्य की जो परंपरा पुराने समय से लोगों ने डाली है उसको आज की नई पीढ़ी और मजबूती से आगे बढ़ा रही है। चुनाव से पूर्व मुझको याद है मैं इस भवन में आया था और इसी जगह बैठकर मैंने सवालों का 1 to 1 जवाब किया था और मैंने यह प्रयास किया था कि संगठन पार्टी या मेरे व्यक्तित्व के प्रति जो भ्रांतियां मन में है वह दूर हो और उसके अपेक्षाकृत बड़े सुखद परिणाम भी मिले कि शहरी क्षेत्र जहाँ मुक्ति मोर्चा को वोट नहीं मिलता था, आपने वोट दिया, विधायक बनाया। अब बारी मेरी है कि आपको परफॉर्म करके मैं दिखा सकूं कि मैंने अपने विधायक बनाया और चुना। आज गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में मोहरी छात्रावास भंडारी मंदिर परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन झारखंड मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन की ओर से किया गया है। आज ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन का 7वां सालगिरह है। आज के दिन रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण छात्रावास परिसर में और ओल्ड एज होम में खाना खिलाने का प्रोग्राम हम लोग मोबाइल एसोसिएशन गिरिडीह मोहरी वैश्य मंडल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से किया गया है। भव्य शिविर का आयोजन बहुत ही भारी तादाद में पूरे झारखंड में हो रहा है। तो आज का ये सफल प्रोग्राम हम लोग पूरे ताकत के साथ, पूरे लगन के साथ कर रहे हैं। गिरिडीह जिला तैलिक साहू समाज के द्वारा सदर अस्पताल गिरिडीह के सहयोग से शनिवार को निःशुल्क कोविड-19 टीकाकरण कैंप लगाया गया। कैंप की जानकारी देते हुए जिला साहू सभा के महासचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि हमारे समाज के द्वारा चौथा टीकाकरण कैंप लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कैंप में लगभग 200 लोगों का टीकाकरण किया गया। जिला अध्यक्ष सह अधिवक्ता बाल गोविंद साहू ने कहा कि हमारा समाज हमेशा से सामाजिक कार्यों को प्राथमिकता देता रहा है। कैंप के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि लोग कोविड-19 के प्रति जागरूक हो तथा कोविड गाइडलाइन का पालन करें। कैंप में अध्यक्ष बाल गोविंद साहू, महासचिव धर्म प्रकाश, उपाध्यक्ष संजय कुमार साहू, संयुक्त सचिव प्रोफेसर मुकेश कुमार साहा, कोषाध्यक्ष दीपक कुमार गुप्ता, नगर सचिव मनीष गुप्ता, श्याम सुंदर गुप्ता, नंदकिशोर गुप्ता सहित समाज के कई लोग उपस्थित थे। कैंप को सफल बनाने में सदर अस्पताल की सिस्टर सुमन भारती और रंजीत कुमार का सराहनीय योगदान रहा। आज गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा की ओर से सिविल सर्जन सदर अस्पताल के सौजन्य से कोविड-19 का टीकाकरण केंद्र साहू समाज भवन में लगाया गया है। इस अवसर पर अभी तक लोगों ने टीका लिया है। करीब 100 की संख्या हो चुकी है और लोग आ रहे हैं और टीकाकरण का लाभ ले रहे हैं। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि चूँकि कोविड महामारी अभी भी पाँव पसारने के लिए मजबूर है, इस हालत से निपटने के लिए टीकाकरण जरूरी है और टीका हम लोग भी होकर लें। टीका सुरक्षित है, साथ ही साथ कोविड-19 का जो गाइडलाइन है उसका भी अनुपालन करना सुनिश्चित करें। और मैं इस शुभ अवसर पर लोगों को आह्वान करता हूं, अपील करता हूं कि हमेशा टीका जहां भी केंद्र लगे, टीकाकरण का केंद्र लगे, वहां टीका अवश्य लें। टीका सुरक्षित है और निर्भीक होकर के टीका लें। धन्यवाद। गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा कोविड-19 टीकाकरण कैंप लगाया गया है। हम लोग का ये 5वां कैंप है। इसके पहले भी हम लोग 4 बार कैंप लगा चुके हैं और कैंप के माध्यम से लोगों का टीकाकरण करवा रहे हैं। साथ ही साथ जागरूक भी कर रहे हैं कि कोविड से बचाव के लिए टीका लेना ज़रूरी है और कोविड गाइडलाइन का पालन करना भी ज़रूरी है।
आज फिर से हम आपके माध्यम से यहाँ की जनता से अपील करना चाहते हैं कि जो लोग टीका नहीं लिए हैं, बहुत सारे सेंटर लगे हुए हैं, वहाँ पे जाकर टीका ले लें और कोविड गाइडलाइन का पालन करें। गिरिडीह कोलियरी बचाओ संघर्ष मंच के द्वारा एमपीएल को कोयला भेजने के विरोध में चल रहे धरना कार्यक्रम को शनिवार को भाकपा माले तथा एआईसीसी2 ने अपना समर्थन दिया। धरना कार्यक्रम में माले नेता राजेश कुमार यादव तथा राजेश सिन्हा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सीसीएल के विरोध में शामिल हुए। इस दौरान राजेश कुमार यादव तथा राजेश सिन्हा ने कहा कि गिरिडीह सीसीएल से कोयला उत्पादन का एक निश्चित हिस्सा लंबे अरसे से लोकल सेल के माध्यम से डिस्पैच हो रहा था ताकि स्थानीय विस्थापित एवं गरीबों को रोजगार मिल सके, लेकिन सीसीएल द्वारा एमपीएल को कोयला भेजने के अविवेकपूर्ण निर्णय से गरीबों की रोजी छीनने का पूरा खतरा मंडरा रहा है। इधर गिरिडीह कोलियरी बचाओ संघर्ष मंच के बैनर तले चल रहे धरना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ट्रक ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष कंपू यादव, राजेंद्र यादव, कमलचंद साहू तथा राजेंद्र राय ने कहा कि यह लड़ाई इस क्षेत्र पर आम लोगों के हक की लड़ाई है, इसलिए सीसीएल को एमपीएल को कोयला भेजने की अपना निर्णय पर पूर्ण विचार करते हुए इसे तत्काल वापस लेना चाहिए। सीसीएल के बाद स्थानीय लोगों को नौकरी और उनका हक नहीं दे सकी तो उनके रोजगार के अधिकार को भी नहीं छीन सकती है। आपकी जनता जीतेगी क्योंकि आप जनता के प्रतिनिधि। भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाकपा माले जिंदाबाद। होगी करनी होगी। गरीबों के रोजगार पर हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गिरिडीह कोलियरी बचाओ संघर्ष मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। पता है कि पिछले कई दिनों से एमपीएल का विरोध हो रहा है। विरोध होने का मेन कारण है कि जो राज्य सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार का ये नीति रहा है और राज्य सरकार वो उसको डायरेक्ट अगर आप थोप दे रहे हैं तो ये गलत है। इसमें 100% गलती राज्य सरकार की, और राज्य सरकार के यहाँ लोग हैं। शुरुआत में वो विरोध कर रहे थे कि एमपीएल नहीं आना और उनमें साथ में दिए, लेकिन अचानक सत्ता में आने के बाद वो मैंने सीधा का सीधा पलट गए। और हम उनसे आगाह करना चाहते हैं, उनको कहना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि फिर से पुराने धुन में आ जाए और कम से कम जनता का साथ दें। अगर आप जनता का साथ नहीं देंगे तो निश्चित रूप से धीरे धीरे ये जो तेजी बढ़ेगी आंदोलन की और कई लोग इसमें आएंगे। और हो सकता है कि हम लोग फिर शहर में भी हम लोग एक तरह से निकालें और जिला मुख्यालय में भी हम लोग निकालें। निरंतर बढ़ता जाएगा, हम लोग पीछे जाने वाले नहीं है। एमपीएल को पीछे जाना पड़ेगा और नहीं तो एक समझौता के तहत काम करना पड़ेगा। ओपन कास्ट के काटा और ओपन कास्ट के हम लोग माइंस में विगत 10 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं एमपीएल के खिलाफ में। चूँकि देखिए एमपीएल का विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि एमपीएल यहाँ से कोयले के उठाव करेगी हाईवा से और यहाँ के पेलोडर से। चूँकि इसमें यहाँ के जितने भी मजदूर हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, जितने भी ट्रक मालिक हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए मैं सरकार से, जिला प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि अभी भी समय बचा हुआ है, आप इस पर पुनर्विचार करें और एमपीएल को रेलवे रेक के जरिए से आप जैसे ले रहे हैं स्वतः फिर आप वैसे ही उसका उठाव करवावें ताकि यहाँ की लोगों की रोजी रोटी ना ख़त्म हो सके। और मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप जो झूठे केस में मुकदमे में हम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, आज आपकी बारी है, कल हमारी भी बारी आएगी। कहीं ऐसा ना हो कि आप ये क्या कहते हैं अपने होश में और अपने क्या कहते हैं अपने घमंड में और पावर में आकर के लोगों को प्रताड़ित करना स्टार्ट किए हैं, वो गलत चीज़ है। और इसी सब चीज़ों को देखते हुए आज लगातार 3-4 दिनों से हम लोगों के समर्थन में भाकपा माले अपनी पूरी दल और पूरी टीम के साथ हम लोगों का समर्थन कर रही है और कांग्रेस पार्टी भी समर्थन कर रही है, बीजेपी के लोग भी समर्थन कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों से यहाँ ओपन कास्ट के समक्ष में गिरिडीह कोलियरी बचाओ संघर्ष मंच और उस मंच के आंदोलन को समर्थन करने वाले विभिन्न दल यहाँ पर धरना में हैं। और हमारी पार्टी भाकपा माले, एआईसीसीटीयू, झारखंड जनरल मजदूर यूनियन, हम तमाम लोग इस आंदोलन में शामिल हैं। हमारा एक ही मांग है कि अभी यहाँ एमपीएल को जो कोयला भेजने का निर्णय सीसीएल के द्वारा लिया गया है, इस निर्णय को वापस लिया जाए
क्योंकि ये निर्णय लागू होने का मतलब है इस कोयलेरी पर निर्भर तमाम गरीब तबके के लोग जो लोडिंग के काम में लगे हुए थे, यहाँ के तमाम छोटे छोटे पूंजी वाले जो ट्रक ऑनर हैं, जो जिनकी कमर पूरी तरह से टूट चुकी है पिछले कई वर्षों से, इस तरह का यहाँ इनका रोजगार प्रभावित होने के कारण इन तमाम लोगों का रोजी रोटी छीन जाने का जो पूरा आशंका है, आशंका नहीं बल्कि वो एकदम बिल्कुल काम से बैठे हुए हैं। और हम भरोसा करते हैं कि यहाँ की जनता जब इस लड़ाई को अपने हाथ में ले लिया है तो चाहे कोई भी नेता कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, वो इस लड़ाई में अगर कूदे हैं तो उनको लड़ाई में हारना होगा। यहाँ की जनता की जीत होगी। हर हालत में MPL को कोयला देने का निर्णय वापस लेना होगा और इस लड़ाई में हम लोग पूरी तरह से साथ हैं। शहरी जलापूर्ति योजना में कार्यरत ठेका कर्मियों ने अपने वेतन की मांग को लेकर शनिवार को गिरिडीह नगर आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। जलापूर्ति योजना में पिछले 11 वर्ष से ठेके पर कार्यरत इन कर्मियों का आरोप है कि संवेदक के द्वारा लगातार उन्हें परेशान किया जा रहा है, जबकि इनका कई महीनों से वेतन का बकाया है। जब भी वह वेतन की मांग करते हैं तो संवेदक टाल मटोल का रवैया अपनाते हैं। जलापूर्ति कर्मियों ने नगर आयुक्त से 14 सितंबर तक वेतन समेत दूसरी अन्य मांगों को पूरी करने की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर 15 सितंबर से हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। हम लोग 11 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा, 11 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का जो मांग है PF और बढ़ती पैसा नहीं दिया जा रहा है। हम लोग सख्त शोषण किया जा रहा है और जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो बोलता है अगला महीना दे देंगे, लेकिन नहीं दे रहा है। इसलिए हम लोग लास्ट में मजबूर होकर के आंदोलन में जा रहे हैं। अगर हम लोग का 14 तारीख तक हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ तो 15 तारीख से हम लोग निश्चितकालीन हड़ताल में बैठे। हम लोग शहरी जलपूर्ति है ना, शहरी जलपूर्ति का कर्मी लोग हैं। हम लोग बहुत से मांगे मांग रहे हैं, कोई मांग पूरा किया नहीं जा रहा है। कर्मियों को बहुत शोषण किया जा रहा है और PF में और बहुत से चीज़ है, SI में उस चीज़ को पूरा नहीं किया जा रहा है। इसके कारण आंदोलन हम लोग किए हैं और 14 तारीख को हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा या 15। गांवा प्रखंड मुख्यालय के सभागार में शनिवार को पंचायत समिति की बैठक का आयोजन BDO रामगोपाल पांडे की अध्यक्षता में की गई। बैठक में मुख्य रूप से निवर्तमान प्रमुख ललिता देवी उपस्थित थी। बैठक में वर्ष 2020-21 के शेष बचे राशि को नाली व PCC सड़क बनाने में खर्च करने पर सहमति जताई गई। इस दौरान बैठक में वर्ष 2021-22 की योजनाओं को लेकर अनुमोदन का प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं बैठक में कुछ सदस्यों ने बगैर पशुपालक लाभुकों को पशु शेड योजनाओं से लाभान्वित करने पर आपत्ति जताई और BDO से इस पर पहल की मांग की। कहा कि बिना सत्यापन किए कई लाभुकों को निजी स्वार्थ के लिए पशु शेड योजना दिया गया है। मौके पर BPO अजीत चौधरी, BPRO संजय कुमार, सामुएल मुर्मू, श्रीराम यादव, मुन्ना सिंह, सफदर अली, पंकज कुमार, अरविंद गुप्ता, अनिल राम, उपेंद्र यादव, प्रदीप मोदी, भरत यादव समेत कई उपस्थित थे। पंचायत समिति की बैठक प्रमुख गांवा की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें 2021-22 हेतु योजनाओं के अनुमोदन का प्रस्ताव पारित किया गया। पूर्व में 21-22 हेतु योजनाओं का चयन कर उसको प्लान प्लस में अप्रूवल हेतु जिला भेजा गया था। जिला के द्वारा योजनाओं का अनुमोदन मिल चुका है और आज बैठक के माध्यम से हम योजनाओं की विस्तृत जानकारी सभी सदस्यों को दी गई और उसको अनुमोदित भी किया गया। अनुमोदन के पश्चात अब हम लोग उसको अभिलेख खोलकर उन योजनाओं में कार्य कर रहे हैं।
सरिया बीईओ सुनैना कुमारी तथा संकुल समन्वयक वीरेंद्र कुमार पांडे के साथ बीते 6 सितंबर निजी विद्यालय संचालक द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के मामले ने तूल पकड़ लिया है। शनिवार को मामले को लेकर प्रखंड संसाधन केंद्र सरिया में बगोदर सरिया के बीआरपी सीआरपी शिक्षक तथा शिक्षक कर्मियों ने एक बैठक की। बैठक की अध्यक्षता भागवत दास तथा संचालन राजेश चौधरी ने किया। बैठक में लोगों ने घटना पर गहरा आक्रोश जताते हुए कहा कि घटना के 5 दिन बीत गए हैं, लेकिन सरिया थाना में मामला दर्ज करने के बाद अब तक पुलिस प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे निजी विद्यालय के संचालक को शह देने की बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। यदि पुलिस प्रशासन 2 दिनों के अंदर संचालक को गिरफ्तार नहीं करती है तो आंदोलन तेज होगा। सभी शिक्षक चरणबद्ध आंदोलन को बाध्य होंगे। मौके पर कौलेश्वर प्रसाद, गौतम प्रसाद मंडल, सुधीर प्रसाद, राजेश प्रसाद, त्रिलोकीनाथ तिवारी, नकुल चंद्र सिंह, डोमन प्रसाद, शिवशंकर रूपांशु, गोवर्धन प्रसाद, बबलू कुमार, बाल लखन, सुरेश प्रसाद, विनोद कुमार, प्रकाश मंडल समेत अन्य शिक्षक मौजूद थे। हाथ उठाया कल हो सकता है और प्राइवेट विद्यालयों का जो उसके व्यवस्थापक हैं हमारे ऊपर वो किसी न किसी तरह से आघात, इसके लिए हमें तन मन धन से आगे आना होगा और जहां तक हो मतलब इसको अंतिम। आज की इस बैठक में सबसे पहले जो एक घटना जो घटा बगोदर प्रखंड की संयुक्त समन्वय समिति की बैठक हो रही है। 6 सितंबर को सरिया के एक शिक्षक प्राइवेट टीचर हैं, विद्यालय का संचालन कर रहे थे। उसी क्रम में बीओ मैम के द्वारा विजिट किया गया और उक्त शिक्षक के द्वारा बीओ मैम के साथ दुर्व्यवहार किए, उन्हें बंधक बनाने का प्रयास किया और साथ ही साथ उनके साथ चल रहे सीआरपी के साथ भी उन्होंने मार पिटाई किया और अब तक किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। इसलिए बाध्य होकर के सरिया बगोदर बिरनी के जितने भी पारा शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षक हैं, रसोइया हैं या तमाम शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, अब बाध्य होकर के अब गिरफ्तारी की मांग हम लोग कर रहे हैं। यदि 2-3 दिनों के अंदर गिरफ्तार नहीं होती है तो हम लोग पुनः जिला से लेकर के प्रखंड स्तर तक का प्रोग्राम करने का निर्णय ले चुके हैं। सरिया बगोदर और सीआरपी भाई वीरेंद्र जी के साथ जो दुर्व्यवहार की घटना निजी विद्यालय संचालक के द्वारा की गई है, संयुक्त समन्वय समिति जो शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों के द्वारा गठित की गई है, इसकी घोर भर्त्सना करती है और ये घटना निंदनीय है, मर्माहत करने वाली है और क्षुब्ध करने वाली है। ये हमारे लिए असहनीय पीड़ा का वक्त है। हम सभी ये मांग करते हैं कि दोषी व्यक्ति को तत्काल कार्रवाई करते हुए दंड देने का प्रावधान प्रशासन की ओर से किया जाए और 5 दिन बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होना हमारे लिए एक वेदना का वक्त है। हम ये मांग करते हैं प्रशासन से इस पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन के 7वें स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे भारत में शनिवार को ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया। इसी कड़ी में बगोदर स्वास्थ्य केंद्र में ब्लड बैंक धनबाद के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का विधिवत उद्घाटन चिकित्सा प्रभारी विनय कुमार तथा लायंस क्लब डायरेक्टर डॉक्टर धर्मवीर ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। वहीं कैंप में कुल 20 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। बहुत बड़ा
अच्छा कैंप लगा था आपके लायंस क्लब की तरफ से और मोबाइल एसोसिएशन की तरफ से 7th एनिवर्सरी के टाइम पे, जिसमें 20 यूनिट डोनेशन हुआ। मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन का 7वां वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में ब्लड डोनेशन वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें गिरिडीह प्रखंड के गिरिडीह जिला के बगोदर प्रखंड में भी ये कार्यक्रम संपन्न किया गया। आज इसका उद्घाटन लायंस क्लब के चेयरमैन अध्यक्ष डॉक्टर धर्मवीर और इस हॉस्पिटल के प्रभारी डॉक्टर विनय द्वारा किया गया है। इस लायंस क्लब ने हम लोग का साथ में कदम से कदम मिला के ये कार्यक्रम को आज संपन्न किया। आज कैंप में काफ़ी संख्या में भीड़ थी, लगभग 50 से 60 संख्या में भीड़ थी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण 20 व्यक्ति ने ब्लड डोनेट कैंप में की। गांवा थाना क्षेत्र के मंझने में शनिवार की सुबह पागल कुत्ते के काटने से महिला समेत 8 लोग जख्मी हो गए। इसमें एक महिला को सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया गया है। बताया जाता है मंझने निवासी 30 वर्षीय उषा देवी कुछ काम से नदी की ओर गई थी। वापस लौटने के दौरान एक पागल कुत्ते ने उन पर हमला बोल दिया। काफी मशक्कत कर वह अपने आप को कुत्ते से बचाई, जिसमें वह बुरी तरह से जख्मी हो गई। उसके बाद मनोज रजवार, प्रमीला देवी, साहिल अंसारी, अर्चना कुमारी, बिट्टू कुमार शर्मा एवं प्रकाश सिंह को कुत्ते ने काटकर जख्मी कर दिया। सभी घायलों को गांवा CHC में एंटी रेबीज इंजेक्शन देकर घर भेज दिया गया। वहीं उषा देवी को प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया गया। इधर प्रखंड में लगातार कुत्ता और मधुमक्खियों के बढ़ रहे आतंक से लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त है। ग्रामीणों ने वन विभाग और स्थानीय पुलिस प्रशासन से इस पर पहल की मांग की है। प्रखंड में पंचायत कार्यकारिणी समिति की एक बैठक शनिवार को प्रखंड सभागार में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रधान रामपति प्रसाद ने किया, जबकि बैठक का संचालन प्रखंड विकास पदाधिकारी पायल राज द्वारा किया गया। बैठक में प्रखंड भर के निवर्तमान पंचायत समिति सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में ग्राम विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई। इस संबंध में प्रखंड प्रधान रामपति प्रसाद ने बताया कि 15वें वित्त से लगभग 90 लाख रुपए की लागत से योजनाओं की स्वीकृति की गई है, जिसमें मुख्य रूप से मुक्ति धाम, अंबेडकर क्लब, नाली निर्माण, छठ घाट तथा स्वच्छता से संबंधित आदि योजनाएं हैं। मौके पर सांसद प्रतिनिधि मनोज वर्मा, विधायक प्रतिनिधि भोला मंडल, पंचायत समिति सदस्य उर्मिला वर्मा, निर्मल मंडल, लक्ष्मण मंडल, बुधन सोरेन, सद्दाम हुसैन, कलावती देवी, रामदेव यादव समेत अन्य लोग उपस्थित थे। क्योंकि आज यहाँ बहुत व्यवस्था है, इसे समय के अभाव में हम यही कम नहीं आएगा तो आप योजना दीजिए रजिस्टर। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।